चुनावी राज्यों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन टूट चुका है, लेकिन इसके बाद और इसी के साथ ही अब जुबानी बम भी फूटने लगे हैं। अखिलेश यादव अजय राय को चिरकुट कह रहे हैं तो पलटवार में बाप जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। इसके साथ ही दोनों तरफ से एक जैसे ही आरोप लगाए जा रहे हैं। अखिलेश ने कहा कांग्रेस के ये लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, इन जैसे चिरकुट नेताओं से दूर ही रहते हैं। तो अजय राय ने कहा अखिलेश ने अपने पिता का भी सम्मान नहीं किया, हमारा या आम जनता का क्या सम्मान करेंगे। और इसके जवाब में शिवपाल सिंह यादव ने कहा इन जैसे छोटे नेताओं पर रोक लगानी चाहिए। कुछ भी बयान देने से गठबंधन कमजोर होगा। वहीं कमलनाथ ने कहा है कि अब हम एमपी में ज्यादा सीटों से जीतेंगे। अखिलेश वखिलेश से फर्क नहीं पड़ता, यानी जो कभी साथ साथ चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे अब वही आमने सामने आ चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट की कैसे 24 को लेकर इंडी गठबंधन बना, लेकिन उससे पहले ही विधानसभा चुनाव के दौरान जो लिटमस टेस्ट कहा जा रहा था गठबंधन का, वहीं पर ये फेल होते दिख रहे हैं। अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत है तो वहां आपको समर्थन करना चाहिए। ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। उन्होंने अपमान किया था, अपने फादर का भी अपमान किया था। कांग्रेस को इन छोटे नेताओं पर रोक लगाना चाहिए। अरे भाई लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ अभी शादी हुई नहीं, लेकिन तलाक हो गया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन का दी एंड हो चुका है। चुनावी राज्यों में दोनों दलों का एक दूसरे से मोहभंग हो चुका है, लेकिन सियासी विवाद अब भी खत्म नहीं हुए हैं। और जो जुबानी हमले हुए उसने एक और नए विवाद को जन्म दे दिया और सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है या फिर कांग्रेस। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा कर। मायावती जी ने कहा है कि इजराइल और गाजा युद्ध है सबकी अर्थव्यवस्था पे। बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। बहुत ही निम्न स्तर के शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया है। उन्होंने अपने पिताजी के लिए भी अपमानजनक उन्होंने अपमान किया था, अपने फादर का भी अपमान किया था। माननीय मुलायम सिंह जी को भी अपमानित किया था, जिनको पूरा देश नेता मानता था, बड़ा नेता मानता था। हम लोग भी उनको बड़ी इज्जत करते थे, मुलायम सिंह जी की, उनका पैर छू के प्रणाम करते थे और बड़ा ही सम्मान वो देते थे, बेटे की तरह प्यार करते थे। पर अपने बाप का जब उन्होंने सम्मान नहीं किया अखिलेश जी ने, तो हमारा सम्मान और आम जनता का सम्मान वो क्या करेंगे। अखिलेश यादव कांग्रेस को बीजेपी की टीम बता रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी सपा को बीजेपी की सहयोगी बता रही है। ऐसे में दोनों दलों की फाइट से सियासी माहौल टाइट हो चुका है और लड़ाई से आगे आरोप लगाए जाने लगे हैं। समाजवादी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी की भी टीम है, कांग्रेस ने पलटवार किया, सपा बीजेपी के लिए काम कर रही है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस में कुछ नेता बीजेपी से मिले हैं। कांग्रेस ने पलटवार में कहा सपा बीजेपी को जिताना चाहती है। ये आरोप तब सामने आए जब दोनों दलों ने साफ कर दिया कि वो चुनावी राज्यों में एक दूसरे के साथ नहीं है, यानी अब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राहें जुदा हो चुकी हैं। कांग्रेस को इन छोटे नेताओं पर रोक लगाना चाहिए। अगर इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है और भारतीय जनता पार्टी को अगर हटाना है तो सभी विपक्ष के लोगों को इकट्ठा करके इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहिए और तभी भारतीय जनता पार्टी हट सकते हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि किसने क्या कहा मुझे नहीं मालूम, ना कौन क्या बोला। मैं चुनाव के पहले अभी अंतिम दिन तो नहीं गया, हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। और इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। आज हमने तो रामगोपाल जी का बयान सुना तो उसमें कहीं कोई इफ वर्ड नहीं है। अब वो क्या है हर स्टेज पे तो नहीं बोला जा सकता, तो मैं सिर्फ इतने कह सकता हूँ ऑल इज वेल। हालांकि सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या 2024 तक तमाम विपक्षी दल एक साथ एक छत के नीचे फिर से इकट्ठा होंगे? क्या फिर से बीजेपी के खिलाफ क्षेत्रीय दल कांग्रेस का साथ देंगे? क्योंकि जिस तरह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीट बंटवारे पर पेंच फंसा,
वही पेच लोकसभा चुनाव में अन्य राज्यों में भी फंसने वाला है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अभी ये बयान पूरे देश के हर पार्टी से आएगा, जो भी 26 पार्टियों का गठबंधन बना है, क्योंकि अंदर बहुत बुरी तरह से फूट हो चुकी है। 15 लोग प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। अब ये देश का सोचिए, क्या ये लोग हशर करने वाले थे, ये देश का ये लोग मार के चटनी बना देते। इसीलिए ये फूट इंडिया में हो चुकी है। हर पार्टी में अभी देखिएगा, हर तरीके से नेता बार बार आएंगे। और विपक्षी पार्टी की ये लड़ाई अब और आगे जाने वाली है, क्योंकि अभी तो विधानसभा चुनाव निपटे नहीं, लेकिन कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को निपटाने के पैटर्न पर काम करने लगी। तो ऐसे में यूपी से बिहार और दिल्ली से बंगाल तक का सियासी बवाल निपटेगा कैसे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आजम खान की मुसीबतें जेल जाने के बाद भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब आयकर विभाग की नजर आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी पर है और छापेमारी के दौरान वो सबूत खंगाले जा रहे हैं जिससे साफ हो सके कि जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में जो पैसा लगा उससे कम दिखाया गया। हालांकि दूसरी तरफ सवाल भी उठ रहे हैं कि आजम परिवार से सियासी वारिस कौन होगा। जी हां, रामपुर में एसपी की डूबती नैया कौन संभालेगा? आजम परिवार से अलग चेहरे को मौका मिलेगा क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि रामपुर में आजम के बाद मुस्लिम चेहरा कौन है? तो क्या सियासी वारिस की तलाश में समाजवादी पार्टी जुट गई है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब बेहद कम वक्त बचा है और आजम खान बेटे अब्दुल्ला और पत्नी तंजीन के साथ जेल की सजा काट रहे हैं। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आजम खान की सियासत पर विराम लग चुका है। रामपुर में आजम का किला ढह चुका है और पूरा परिवार जेल में शिकवे गिले कर रहा है। लेकिन मुसीबतें यहीं तक आजम खान का पीछा नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि अब आईटी की नजर आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी पर है। जौहर यूनिवर्सिटी पर आईटी की छापेमारी, जौहर यूनिवर्सिटी में बने भवनों की जांच, भवन निर्माण की लागत की हो रही है जांच, आईटी को कीमत ज्यादा होने का अंदेशा। छापेमारी के दौरान वो सबूत खंगाले जा रहे हैं जिससे ये साफ हो सके कि जौहर यूनिवर्सिटी में जो पैसा लगा उसे कम दिखाया गया, और इसी की जांच के लिए आज भी छापेमारी हुई। आजम खान की मुसीबतें जेल जाने तक ही खत्म नहीं हुई है। अब आईटी की नजर आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर है। आजम का पूरा परिवार जेल की सलाखों में अपने किए की सजा भुगत रहा है। बेटे को उम्र से पहले विधायक बनने के फैसले पर खुद को कोस रहा है, लेकिन आजम के कुछ समर्थक ऐसे भी हैं जो अभी भी उन्हें मुसलमानों का रहनुमा बता रहे हैं। जो संबंध आदरणीय आजम खान साहब के साथ समाजवादी का है, पूरी समाजवादी पार्टी उनके साथ है और सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आजम खान साहब के साथ हमेशा से खड़े हैं। उनके हर तकलीफ में उनके साथ हैं। वो उनके यहाँ से कोई चुनाव लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता है, इस बारे में समाजवादी पार्टी नहीं सोचती। हकीकत ये है कि वो मुसलमान होने की वजह से नहीं, बल्कि वो समाजवादी पार्टी में होने की वजह से मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं। और ये जिन्होंने सपा को सींचा, खून पसीने से सींचा, वो संस्थापक सदस्य हैं। इसके बावजूद भी अखिलेश यादव सिर्फ ट्विटर पे 2 लाइन लिख करके अपनी जिम्मेदारी खत्म कर देते हैं। मुसलमानों ने समझ लिया है कि वो मुसलमानों के हितैषी नहीं हैं और अब मुसलमान उनसे कोई हमदर्दी की उम्मीद लगाकर नहीं बैठा है। आजम खान और उनकी फैमिली के जेल जाने के बाद सवाल उनकी राजनीतिक विरासत का है। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने इस मुद्दे पर कहा कि आजम खान ने अपने या अपने परिवार के अलावा राजनीति में किसी को खड़ा ही नहीं किया, मुसलमानों का केवल राजनीतिक फायदा उठाया। ये आजम ने कभी अपने या अपने परिवार के अलावा किसी तीसरे आदमी को राजनीति में खड़ा ही नहीं किया। और इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि रामपुर में इतनी प्रतिभाएं होने के बाद भी आजम के साथ जो नेता रहा उसको उन्होंने बिल्कुल नौकर की तरह रखा। आज जो बचे कुचे जो लोग उनके साथ रह गए हैं वो बिल्कुल नौकर जैसा है। आजम कहते हैं उठो तो उठ जाते हैं, आजम कहते हैं बैठ दो तो बैठ जाते हैं। कभी किसी को उनकी प्रतिभा के अनुसार कभी इस्तेमाल नहीं किया। सपा सरकार में यूपी के मिनी मुख्यमंत्री कहलाए जाने वाले आजम खान समाजवादी पार्टी की सरकार जाने के बाद बीजेपी सरकार आने से
विरोधियों के निशाने पर आ गए थे। लोकसभा चुनाव के दौरान वो कई केसों में घिरते चले गए और फाइनली अब्दुल्ला और पत्नी तंजीम के साथ वो सलाखों के पीछे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है, आजम परिवार से सियासी वारिस कौन होगा? रामपुर में एसपी की डूबती नैया कौन संभालेगा? तो सियासी वारिस की तलाश में जुट गई पार्टी। कोर्ट के फैसले के बाद अब सवाल ये उठने लगे हैं कि आखिर आजम खान की इतनी बड़ी सियासी विरासत को संभालेगा कौन, क्योंकि आजम खान को खुद सजा हुई है, उनकी पत्नी, उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम को भी सजा सुनाई गई है। यानी योगी राज में आजम खान का वक्त खत्म हो चुका है। लेकिन अब भी सवाल यही है, अखिलेश यादव आजम की जगह किसे रामपुर से उतारेंगे? क्योंकि 24 के रण में वक्त बेहद कम है और रामपुर में बीजेपी का परचम है, जिसे चुनौती देना समाजवादी पार्टी के लिए फिलहाल संभव नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए बात नमो भारत की कर लेते हैं। नमो भारत की रफ्तार से क्या 2024 में बेड़ा पार लगने वाला है? क्योंकि एक बार फिर मोदी योगी की जोड़ी का जलवा पूरे देश में है। आज गाजियाबाद में पीएम मोदी ने नमो भारत ट्रेन के पहले चरण को हरी झंडी दिखाई और मौके पर ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हम जिस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं। चलिए इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कभी पूर्वांचल, कभी पश्चिम, कभी हाईवे, कभी एक्सप्रेसवे, कभी एम्स, कभी कॉरिडोर, कभी मेट्रो, कभी रैपिड रेल। ये तस्वीर यूपी के तरक्की की है, जिस पर नजर है खुद देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। यूपी को हिंदुस्तान की तरक्की का इंजन बनाने का मिशन एक्शन मोड में है। प्रधानमंत्री एक बार फिर सौगातों की पोटली लेकर पश्चिम यूपी आए और सौगात दिल्ली एनसीआर तक को दिया। मैं आज की युवा पीढ़ी को विश्वास देना चाहता हूं, मैं आज की युवा पीढ़ी को गारंटी देना चाहता हूं, इस दशक के अंत तक आप भारत की ट्रेनों को दुनिया में किसी से भी पीछे नहीं पाएंगे। सुरक्षा हो, सुविधा हो, सफाई हो, सामंजस्य हो, संवेदना हो, सामर्थ्य हो, भारतीय रेल पूरी दुनिया में एक नया मुकाम हासिल करेगी। उत्तर प्रदेश के कायाकल्प का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है, जिसे रफ्तार पीएम मोदी और सीएम योगी दे रहे हैं और साफ कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार में जिसका शिलान्यास होता है उसका उद्घाटन भी होता है। जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। और ये मेरठ वाला हिस्सा 1 साल 1.5 साल के बाद पूरा होगा, उस समय भी मैं आपकी सेवा में मौजूद रहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में विकास का नया खाका खींच दिया है, तो सीएम योगी ने भी मोदी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, जिससे पश्चिमांचल में विकास की यमुना बह रही है और इसके लिए प्रधानमंत्री को योगी खुद धन्यवाद दे रहे हैं। शारदीय नवरात्रि में आपका ये उपहार सदैव से हम के लिए एक उपकार है। पिछले 9.5 वर्ष के अंदर इस देश ने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा है। एयरपोर्ट की तर्ज पर रेलवे स्टेशन बने। अमृत भारत के अंदर 500 रेलवे स्टेशन के पुनरुद्धार का कार्य जिस गति के साथ चला है, आज वह भी भारत देख रहा है। पीएम मोदी ने गाजियाबाद में रैपिड एक्स रेल को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे
उद्घाटन के बाद नरेंद्र मोदी ने ट्रेन में सफर भी किया। ये ट्रेन पहले चरण में गाजियाबाद से दुहाई डिपो तक चलेगी। इसका किराया 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक है। 17 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन मिनटों में पूरी करेगी। रैपिड एक्स को देश की मिनी बुलेट ट्रेन कहा जा रहा है। 1.5 साल बाद मेरठ तक काम पूरा होगा। यानी पीएम मोदी ने साफ कर दिया है, जब रैपिड ट्रेन की रफ्तार मेरठ तक पहुंचेगी तब भी वही देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, जिससे अब विपक्ष में खलबली मच गई है और विरोध नमो भारत के नाम से किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो दूसरी तरफ रैपिड ट्रेन के नाम को लेकर सियासी संग्राम भी छिड़ा हुआ है। कांग्रेस नमो भारत पर नमो नाम पर आपत्ति जता रही है, तो समाजवादी पार्टी को नमो नाम से दिक्कत हो रही है। हालांकि बीजेपी ने इन बयानबाजियों को विकास से जोड़ा और कहा कि जब भी कोई विकास का काम होता है विपक्ष को परेशानी होने लगती है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री को पूरा भरोसा है कि इसके बाद जो सरकारें आएंगी वो उनका ऐसा कोई काम याद नहीं रखेंगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं जिसमें उनका नाम दिया जाए जिस काम को, तो वो खुद ही अपना नाम डालते हैं। स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नमो भारत। या तो उन्हें भरोसा है कि भाजपा की भी कभी कोई सरकार अब आने नहीं वाली, कि जिस तरह के काम इन्होंने किए हैं, वो नमो स्टेडियम से निकल करके नमो ट्रेन में रेल में बैठ करके उसके बाद शायद अपने प्रधानमंत्री आवास का नाम भी नमो कर दें, और वो नमो के ही गोल चक्कर में धन चक्कर होते जा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी को इस आत्मविश्वास से कोई निकाले, उन्हें बताए कि इस देश में रोजगार की बात करें, महंगाई से लड़ने की बात करें, आपसी सौहार्द की बात करें। देखिए, ये बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है। ये जापान की तर्ज पे जो वहाँ बुलेट ट्रेन चलती है उसी की तर्ज पर एक आगे बढ़ने का प्रयास भारत का है, और पहली परियोजना आंशिक रूप से आज उसका लोकार्पण करने का काम 70 किलोमीटर का जो मार्ग है उसको आज शुरुआत करी जाएगी। हालांकि इसका अगला फेज बाद में पूरा होगा, उसका बाद में लोकार्पण करने का काम होगा। इसके लिए पूरे देश के लोगों को बधाई। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जाति, जनजाति के गरीब और भूमिहीन व्यक्तियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया। इसे लेकर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने झुग्गी झोपड़ी को नहीं तोड़ने का आदेश दिया है, और इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा है कि सार्वजनिक जमीन से गरीबों को फिलहाल नहीं हटाएं। अगर बेदखल करना है तो पहले गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था की जाए। साथ ही साफ कर दिया कि गरीबों को घर दिलाने के बाद ही उस जगह को खाली करवाया जाए, और अतिक्रमण हटाने से पहले घर का इंतजाम करें। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि अगर इंतजाम करने से पहले कार्रवाई हुई तो अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं अगर मिल जाएंगी रहने के लिए तो इससे अच्छा क्या है। योगी सरकार की नजर गरीबों, वंचितों और शोषितों पर है, जिनके पास घर नहीं, जो सड़क किनारे रहने को मजबूर हैं, जिन्होंने सरकारी जमीन पर अपना डेरा जमाया है। अब उसके लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि गरीबों को सार्वजनिक जमीन से नहीं हटाएं, बेदखल करने से पहले आवास की व्यवस्था हो, घर दिलाने के बाद ही जगह खाली करवाएं, और इसके लिए जिलाधिकारी की जिम्मेदारी तय की गई है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने SC, ST समेत पिछड़ी जातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला किया है। सीएम योगी ने गरीबों की आवास व्यवस्था को लेकर अहम निर्देश दिए हैं। अब सार्वजनिक भूमि से गरीबों को बेदखल करने से पहले प्रशासन को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके रहने के लिए आवास की उचित व्यवस्था की जाए, जिनमें उनको स्थानांतरित किया जा सके। साथ ही सरकार ने इस काम की जिम्मेदारी जिलाधिकारी को दी है, जिससे गरीबों का उत्पीड़न और शोषण ना हो, और साथ ही भूमिहीन गरीबों को छत भी मिल सके। सरकार ने ये निर्देश उन शिकायतों पर दिए हैं जिनमें सार्वजनिक भूमि पर अनुसूचित जाति, जनजाति के गरीब और भूमिहीन व्यक्तियों को बिना नोटिस के हटाया जा रहा है।
साथ ही सरकार ने साफ कर दिया है कि अतिक्रमण हटाने के दौरान इस बात को ध्यान में रखा जाए कि कोई परिवार बेघर न हो जाए, नहीं तो अधिकारी जिम्मेदार होंगे। यहाँ पे रहते हैं झोपड़पट्टी में, तो हम लोग जो है बेरोजगार समझ लो, कोई घर मकान नहीं यहाँ पे रहते हैं, तो हमें क्या सरकार तरफ से कुछ सुविधाएं अगर मिल जाएंगी रहने के लिए तो इससे अच्छा क्या है। सरकार को तो बस यही करना चाहिए, देखना चाहिए कि हम लोगों को अगर हटाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हमारे पास रहने के लिए न घर है न कुछ भी है, तो हम कहाँ जाएंगे। हमें तो ये भी आवाज़ देखना चाहिए, उनको खुद देख लें कि हमें कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है। हमारे रहने के लिए जब कुछ है नहीं तो कहीं न कहीं तो रहेंगे ना। यानी योगी सरकार में गरीबों को पूरा इंसाफ मिलेगा और अतिक्रमण हटाने के दौरान इसी शर्त पर झुग्गी झोपड़ी को हटाया जा सकेगा, जब तक कि उनके लिए किसी घर या रहने का इंतजाम न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब उत्तर प्रदेश में 4th ग्रेड कर्मचारियों के लिए नई पॉलिसी लागू होने वाली है। इस पॉलिसी के तहत ही 4th श्रेणी यानी कि ग्रुप डी कर्मचारियों की भर्ती के लिए अब 12वीं से ज्यादा पढ़े लिखे युवा आवेदन नहीं कर सकेंगे। इंटर से आगे यानी कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले युवा अब ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भर सकेंगे। ग्रुप डी में सिर्फ 12वीं पास आवेदन करेंगे। ग्रुप डी में ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट की नो एंट्री कर दी गई है। एक जैसा काम करने वालों की योग्यता तय होगी। शैक्षिक योग्यता के साथ ही मान्यता भी तय होगा। जगह खाली होने पर अब नए सिरे से भर्ती भी होगी। शोषण की शिकायत के बाद फैसला लिया जाएगा। दरअसल सरकारी विभागों और संस्थानों में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की लंबे समय से शिकायत थी कि उनका शोषण हो रहा है और इस शिकायत के बाद सरकार ने ये फैसला लिया। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश सरकार आउटसोर्सिंग से होने वाली कर्मचारियों की भर्ती व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने वाली है। अब 4th श्रेणी के पद के लिए 12वीं से ज्यादा पढ़े हुए युवक अयोग्य होंगे। साथ ही एक जैसे काम के लिए एक पद नाम होगा, शैक्षिक योग्यता तय होगी और मानदेय भी तय होगा। आपको बता दें कि प्रदेश के अलग अलग सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के जरिए कर्मचारी रखे जाते हैं। अब इस व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं, जिसके बाद ये बड़ा बदलाव होने वाला है। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है।